and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss second fantabulous MCQ. In this part, I will discuss 10 MCQs. And definitely, the session would be interesting one, and you can get very good questions. And also, I clarify some general financial rules. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Uh, you follow my Facebook page also. It is same Asit Government Rule Guru, and my WhatsApp number is there 8327782034. If any queries there also, you can contact with me and clarify your doubt. So now I am going to discuss second fantabulous MCQ related to the general financial rule. Now you see the question number 1. It is given as per GFR, remissions of revenue sanctioned by competent authorities must be reported annually to. आप देख लीजिए GFR रूल 19 सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है, रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट, जो रेवेन्यू ड्यू है उसको कैंसिल कर दिया जाता है. ठीक है, इट मीन्स माफ कर दिया जाता है. ठीक है, तो इसको माफ कौन करता है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्चुअली कैंसिल द रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट. सो ये रिपोर्ट किया जाएगा. ये जो रेमिशन ऑफ रेवेन्यूज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेमिशन ऑफ रेवेन्यू, उसका एक स्टेटमेंट दिया जाएगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट एनुअली किसको दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो भाई क्वेश्चन पूछा है आज पर जीएफआर रेमिशन ऑफ रेवेन्यू सैंक्शन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रेवेन्यू ड्यू है टू द गवर्नमेंट उसको माफ करता है. ठीक है, उसको कलेक्ट नहीं किया जाएगा. तो ये जो माफ करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तो डिस्क्रिशनरी पावर है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है. वो जो रेवेन्यू ड्यू है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के तरफ से कलेक्ट करना है, तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके और जो सर्कमस्टांस को देखकर उसको माफ कर देता है. ठीक है, सो इस केस में एक एनुअली स्टेटमेंट दिया जाता है. तो किस किस केस में एक्चुअली रेवेन्यू को इट मींस कैंसिल कर दिया गया, जो कलेक्ट नहीं किया गया कुछ सर्कमस्टांसेस में, तो इसको किसको रिपोर्ट किया जाएगा. 4 ऑप्शंस आर देयर: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो ये जो रेमिशंस ऑफ रेवेन्यू जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन करते हैं तो इसको ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. एक स्टेटमेंट होता है जो, इसको याद रखिए, जून 1, जो 1 जून में ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ये जो रेवेन्यू ड्यू था स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये डिक्लेयर किया कि ये रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन 3 है. तो इस तरीके का जो रेमिशंस ऑफ रेवेन्यू जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न को दिया जाएगा एवरी ईयर 1 जून में. ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. इसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे आगे में. ठीक है, अभी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया. व्हाट इज द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू रेमिशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, उसका एक डेडलाइन होता है कि किस डेडलाइन के अंदर एक्चुअली जो रेवेन्यू रेमिशंस हुआ, जो रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट उसको माफ कर दिया गया, अभी कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जिसको कैंसिल कर दिया गया स्पेशल सर्कमस्टांसेस केस में बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इसका एक एनुअल स्टेटमेंट प्रस्तुत होगा. तो उसका डेडलाइन क्या होगा? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जून, 30 जून. एक्चुअली ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. जो डेडलाइन है वो 1 जून है. ठीक है, तो
क्लियरली मेंशन है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स अदर देन दोज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट shall submit annually on the 1st of June to the audit officer and the accounts officer concerned statements showing the remissions of revenue and abandonment of claims to revenue sanction during the तो ये यही क्वेश्चन था। जो डेडलाइन है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करना था स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको कैंसिल कर दिया कि अब ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको माफ कर दिया गया। तो इस केस में एक स्टेटमेंट प्रस्तुत होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट प्रस्तुत होगा वो जो एनुअल स्टेटमेंट कि किस किस केस में जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाना था उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, उसको बेसिकली माफ कर दिया गया, अभी कलेक्ट नहीं होगा, तो उसका एक स्टेटमेंट प्रस्तुत होगा। 1 जून उसका डेडलाइन है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अगेन जीएफआर रूल 19 सबसेक्शन 1 को देख लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जीएफआर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रेमिशन रिपोर्ट। तो अभी तो हम डिस्कस किया कि एक एनुअल रेमिशन रिपोर्ट होगा, एनुअल रेमिशन रिपोर्ट होगा, तो वो रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होगा कि किस किस केस में स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया, कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला था उसको माफ कर दिया। सपोज कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ, द फार्मर्स आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू एंड इन दिस केस एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्चुअली डिटेक्ट द सर्कमस्टांस, क्योंकि ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर the earning capacity of the farmers declined. For that reason, in this circumstance, the revenue due to the government can be cancelled. तो इस तरह के केस में एक रिपोर्ट बनता है, मगर इस रिपोर्ट में आप याद रखिए जो रेवेन्यू रेमिशन होगा लेस देन ₹1000, लेस देन ₹1000। सपोज कोई रेवेन्यू को रेमिशन कर दिया गया, माफ कर दिया गया, जिसका जो अमाउंट है लेस देन ₹1000, ये स्टेटमेंट में नहीं रहेगा, ठीक है, वही दिया है। अकॉर्डिंग टू जीएफआर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रेमिशन रिपोर्ट। तो जो भी रेवेन्यू रेमिशन हुआ, जो रेवेन्यू को माफ कर दिया गया, यदि एक स्पेसिफिक केस में जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को रेमिशन कर दिया गया, यदि उसका वैल्यू लेस देन ₹1000 है, ये रिपोर्ट में नहीं रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ए वेवर ऑफ ₹2500 इन लैंड रेवेन्यू, एन अबंडनमेंट ऑफ ₹10,000 टैक्स क्लेम, ए रेमिशन ऑफ ₹900, ए डिस्क्रिशनरी रेंट वेवर ऑफ ₹5,000। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं बताया कोई स्पेसिफिक केस में यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो रेवेन्यू अमाउंट है लेस देन ₹1000 है, ठीक है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेशल सर्कमस्टांस में रेवेन्यू को माफ कर दिया, और वहां पर जो रेवेन्यू अमाउंट था लेस देन ₹1000 था, तो इस केस में एक्चुअली उसको रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए, इफ रेवेन्यू सपोज वैल्यू ऑफ रेवेन्यू रेमिशन इज रुपीज लेस देन 1000, देन इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेमिशन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर ₹900 है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीएफआर व्हिच डिपार्टमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू सबमिट रेमिशन स्टेटमेंट एनुअली। तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू रेमिशन स्टेटमेंट एनुअली दे देंगे, जो डेडलाइन है 1 जून, ठीक है। वही रूल 19 आप देखिए जीएफआर का, इसमें क्लियरली मेंशन है एक डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू रेमिशन स्टेटमेंट वो जमा नहीं करेगा। व्हिच डिपार्टमेंट इज एग्जेम्प्ट, वो डिपार्टमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, वो रेवेन्यू रेमिशन स्टेटमेंट जमा नहीं करेगा। तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसका जो रेवेन्यू रेमिशन स्टेटमेंट है वो जमा नहीं करेगा, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और अगेन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए जीएफआर 19 को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स
इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स अदर देन दोज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एवरी ईयर जो डेट है 1 जून डेडलाइन है, वो रेमिशन, जो रेवेन्यू रेमिशन स्टेटमेंट वो उनको प्रस्तुत करना है। साल सबमिट एनुअली ऑन द 1 जून टू द, किसको देना है? ऑडिट ऑफिसर एंड द अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न। तो सभी डिपार्टमेंट जो डेडलाइन है 1 जून में जो रेवेन्यू रेमिशन स्टेटमेंट वो सबमिट करेंगे, ऑडिट ऑफिसर एंड द अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न को सबमिट करेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट्स क्या शो करेगा? 2 चीज शो करेगा। एक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रेमिशंस ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू को माफ कर दिया गया। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दिया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एक्चुअली डिस्क्रिशनरी पावर है। जो रेवेन्यू पेमेंट होने वाला था गवर्नमेंट को, उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकता है सर्कमस्टांस को रीड करके, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बोला था कि सपोज नेचुरल डिजास्टर हुआ एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप सिवियरली अफेक्टेड, कि ड्यू टू फ्लड है, कि साइक्लोनिक स्टोर में प्रोडक्शन इज सिवियरली अफेक्टेड एंड फार्मर्स आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। तो इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां पर जो रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला था फार्मर से, तो उसको माफ कर दिया। ठीक है, उसको वेव कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये एक है। और एक केस है अबंडनमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू सैंक्शनड ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग ईयर बाय द कॉम्पिटेंट। अगेन ये जो है अबंडनमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू, तो अबंडनमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू मींस जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर करेगा कि अभी ये जो रेवेन्यू ड्यू है अभी उसको परस्यू मत कीजिए। ठीक है, अभी अबंडन, उसको अभी कलेक्ट मत कीजिए। कुछ सर्कमस्टांसेस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा कि ये जो रेवेन्यू ड्यू है, जो अभी ये रेवेन्यू पेमेंट होने वाला है गवर्नमेंट को, उसको परस्यू मत कीजिए, उसको अभी बंद कर दीजिए। ठीक है, तो 2 चीज है जो स्टेटमेंट बनेगा 2 केस के ऊपर। एक क्या है, रेवेन्यू को कैंसिल कर दिया गया, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, जिसको बोलते हैं रेमिशंस ऑफ रेवेन्यू। सेकेंड केस में अबंडनमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू, जो रेवेन्यू इट मींस ड्यू था मगर अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मना कर दिया, उसको परस्यू मत करो। तो ये दोनों केस का स्टेटमेंट बनेगा। और डेडलाइन क्या है? 1 जून। अच्छा, ये स्टेटमेंट एक्चुअली सबमिट किसको होगा ना? ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर कंसर्न। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट उसको ये इस तरीका का जो रेमिशन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है ना? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। वो 2 चीज कर सकता है, वो जो रेवेन्यू ड्यू है वो माफ कर सकता है इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऑथेंटिक रीजन देकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो रेवेन्यू माफ कर सकता है। सेकेंड केस में ऐसा रेवेन्यू ड्यू है जो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो बोलेगा कि ये जो रेवेन्यू, इस तरीके का रेवेन्यू ड्यू है, उसको अभी परस्यू मत कीजिए। ठीक है, तो अबंडनमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू, ये इसका एक स्टेटमेंट बनता है, जो स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर को, और डेडलाइन है 1 जून। ठीक है, और बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिविजुअल रेमिशंस है बिलो ₹1000, मैं अभी बताया था, सपोज कोई इंडिविजुअल रेमिशन है तो उस केस में सपोज जो रेवेन्यू ड्यू है, इंडिविजुअल रेवेन्यू ड्यू है लेस देन ₹1000, तो इस केस में इस तरीका का रेमिशन को रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इंडिविजुअल रेमिशंस बिलो ₹1000 नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर? तो ये GFR 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो केस में एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू ड्यू है वो उसको माफ कर सकता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, और उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है इन द सेम मैनर इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो बोलेगा कि ये जो रेवेन्यू ड्यू है उसको परस्यू मत करो अभी। ठीक है, और उसका एक स्टेटमेंट बनता है जिसका डेडलाइन है 1 जून, और उसको सबमिट किया जाएगा ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर को। मगर इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्चुअली ये जो
स्टेटमेंट है, जो रेवेन्यू रेमिशन स्टेटमेंट है वो सबमिट नहीं करेगा, ठीक है। और यदि इंडिविजुअल रेमिशन ऑफ रेवेन्यू लेस देन ₹1000 है, उसको रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज रेमिशन ऑफ रेवेन्यू मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स। ये जो जीएफआर है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में हम जो ये बोल रहे हैं रेमिशन ऑफ रेवेन्यू, उसका मीनिंग क्या है, मैं वही बताता। रेमिशन ऑफ रेवेन्यू ये बहुत इजीली बहुत बार बोल चुका हूं उसको। इट मीन्स वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, और उसको वेव कर दिया गया, उसको लेट ऑफ कर दिया गया, उसको छोड़ दिया, गवर्नमेंट माफ कर दिया, छूट दे दिया। तो वही आप देखिए, जो रेमिशन ऑफ रेवेन्यू मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स पेयर्स, नो। डिफरिंग द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नहीं। वेविंग और कैंसलिंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट अंडर डिस्क्रिशनरी पावर्स, ये करेक्ट है। ट्रांसफरिंग रेवेन्यू फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ये नहीं है। ये जो रेमिशन ऑफ रेवेन्यू है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। वो जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ड्यू है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, गवर्नमेंट यहां पर क्या करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको डिक्लेयर करेगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कि ये रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको वेव कर दिया गया और उसको कैंसिल कर दिया गया। जैसे मैं बताया था एक लैंड रेवेन्यू, सपोज कोई नेचुरल डिजास्टर है, सपोज फ्लड हो गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया, प्रोडक्शन एडवर्सली अफेक्टेड, तो उस केस में फार्मर्स आर नॉट एबल टू पे द लैंड रेवेन्यू, तो इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस हो गया, तो उस केस में डिक्लेयर कर दिया कि जो लैंड रेवेन्यू ड्यू है, जो गवर्नमेंट को जाने वाला है, उसको गवर्नमेंट माफ कर दिया। तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसको डिक्लेयर करेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को चलो। which of the following best reflects the general expectation from a government officer incurring public expenditure। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफिसर जब एक्सपेंस करता है, इनकरिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, उससे क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट जब खर्च करता है पब्लिक मनी को, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। टू फॉलो ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, to act with the same care as with his own money, to rely on subordinates for financial decisions, to maximize expenditure to meet targets। ये देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। टू एक्ट विद द सेम केयर आज विथ हिज ओन मनी, जैसे हमारा खुद का मनी को हम इकोनॉमिकल वे में खर्च करते हैं, प्रोडक्टिव वे में खर्च करते हैं। कभी हमारा जो खुद का मनी है, हम उसको अनप्रोडक्टिव मैनर में खर्च नहीं करेंगे, उसको एक्स्ट्रावेगेंट मैनर हम खर्च नहीं करेंगे, उसको वेस्टफुल मैनर हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। तो वैसा ही जो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जो पावर है जो एक्सपेंस करने का, वो वही जो पब्लिक मनी को वो यूटिलाइज करेगा, इकोनॉमिकल मैनर में यूटिलाइज करेगा। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर टू यूटिलाइज इट मीन्स पब्लिक मनी प्रॉपरली, so that it means it will give benefit to the public, not to a specific individual। तो इसमें ये जो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हम खुद का मनी को हम देखकर उसको केयरफुली, उसको इन ए वेरी सर्कमस्पेक्ट मैनर, इन ए वेरी केयरफुल मैनर एक्चुअली हम खर्च करते हैं, वैसा ही हम गवर्नमेंट मनी को वैसे ही खर्च करेंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक्चुअली बेनिफिट नहीं जाएगा, एक कलेक्टिव वे में वो बेनिफिट जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एक्सपेंडिचर शुड बी। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीएफआर आप देख लीजिए, रूल 21 आप देखिए, जनरल फाइनेंशियल रूल 21, वो क्लियरली है स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के ऊपर है। तो एक्सपेंडिचर शुड बी, तो उसमें 3-4 चीज के ऊपर एक्चुअली एम्फसाइज किया गया है। बेसिकली हम फाइनेंशियल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फाइनेंशियल ऑर्डर मींस जैसे मिनिस्ट्री से कि डिपार्टमेंट से जब एक सपोज हमको लेटर, एक्चुअली अप्रूवल लेटर आ जाता है कि इस वे में आप एक्सपेंडिचर करना है, जैसे एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकल
होना चाहिए, और जो जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, अथॉरिटी है, उसको एक्चुअली पब्लिक एक्सपेंडिचर में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसमें तीन चार चीज आगे में मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मींस जब हम एक्सपेंडिचर, इट मींस पब्लिक एक्सपेंडिचर हम जब करेंगे, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्चुअली इनकर एक्सपेंडिचर, देन एक्चुअली उसमें ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जिसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो इकोनॉमिकल होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा वो फाइनेंशियल ऑर्डर जो मिलेगा, जो फाइनेंशियल अप्रूवल मिलेगा, उसमें वी मस्ट कंप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फाइनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम खर्च करेंगे। तो वही है यहां पर ऑप्शन, देखिए आंसर फर्स्ट है, आज हाई एज पॉसिबल टू अवॉइड अंडर यूटिलाइजेशन, बियॉन्ड व्हाट द ओकेजन डिमांड्स इफ नेसेसरी, नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, बेस्ड ओनली ऑन फ्यूचर एस्टिमेट्स। ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजनल डिमांड्स, जितना डिमांड है, ठीक है, जो जितना नेसेसरी है, ठीक है, उसके हिसाब से हम खर्च करेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये क्लियरली मेंशन है, उसका जो बेसिकली लेट डाउन किया गया है दो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइट में, ये क्लियरली मेंशन है। तो जो एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर देन द ओकेजनल डिमांड्स, तो जो डिमांड है एक्चुअली नेसेसरी के हिसाब से, नीड के हिसाब से एक्सपेंडिचर करना चाहिए। और पर्टिकुलरली यही सेंटेंस दिया है, नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। आप देख लीजिए स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, जीएफआर जो जनरल फाइनेंशियल रूल 21 में है, इसमें ये एक प्रिंसिपल में ये है, जो ओकेजनल डिमांड है, जो नेसेसरी है, जो नीड के हिसाब से, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको भी आगे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक एक्सपेंडिचर for the benefit of an individual or a section of people is allowed only when it is done in good faith, it is approved by a subordinate officer, the amount is less than the budget, it can be enforced in a court of law or is based on a recognized policy or custom। यहां पर दिया है हम जानते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो कलेक्टिव मासेस को बेनिफिट देगा, एक स्पेसिफिक सेक्शन को बेनिफिट नहीं देगा, कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं देगा। मगर ऐसा कुछ ऑप्शन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको देखिए, ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सेक्शन ऑफ पीपल, और ए सेक्शन ऑफ पीपल इज अलाउड व्हेन, यानी हमारा एक्चुअली हम जो जनरल प्रिंसिपल है हम जानते हैं, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो कलेक्टिव मासेस के लिए बेनिफिट होना चाहिए। ये कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल की, कोई स्पेसिफिक सेक्शन को इट मींस बेनिफिट नहीं होगा। पर ऐसा कुछ केस है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्चुअली फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सेक्शन ऑफ पीपल इज अलाउड ओनली व्हेन, ओके, ऑप्शंस, इट इज डन इन गुड फेथ, it is approved by a subordinate officer, the amount is less than the budget, it can be enforced in a court of law or is based on a recognized policy or custom। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जब इट कैन बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट एक्चुअली डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो एक्सपेंडिचर होगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट देगा और कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट देगा, और ये ऑर्डर कौन दे रहा है ना, कोर्ट दे रहा है। और एक है जो गवर्नमेंट का पॉलिसी और कस्टम है, ठीक है, पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी कस्टम है कि उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट जाएगा और एक पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन है, आप देख लीजिए स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में ये क्लियरली मेंशन है। यदि कोर्ट डिक्लेयर करता है तब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और सेक्शन ऑफ पीपल को वो बेनिफिट, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है वो बेनिफिट जाएगा। ठीक है, और क्या है कि ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट का, पॉलिसी के हिसाब से पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेनिफिट जाएगा, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जाएगा और सेक्शन ऑफ पीपल को जाएगा। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, क्लियरली एक प्रिंसिपल में है स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी ऑफिसर मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी ensuring हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। जो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी है उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है, किस हिसाब से हम एक्चुअली जो पब्लिक मनी को हम इट मींस एक्सपेंस करेंगे। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
जिस अथॉरिटी के पास एक्चुअली फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, डीडीओ बोलते हैं, तो वो कौन सा प्रोसीजर, कौन सा प्रिंसिपल में एक्चुअली जो पब्लिक मनी को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, एवरी ऑफिसर मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इंश्योरिंग। यहां पर 4 ऑप्शंस दिया, देखिए, फाइनेंशियल ऑर्डर, स्ट्रिक्ट इकोनॉमी, कंप्लायंस विद ऑल फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन इन बोथ देयर ऑफिस एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शंस दिया है, देखिए 4 ऑप्शंस का, ए बी सी डी, इट मींस चारों करेक्ट है, ए बी एंड डी, ए बी एंड सी, ए एंड बी। इसमें एक्चुअली आप देखेंगे चारों, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मींस फाइनेंशियल ऑर्डर। फाइनेंशियल ऑर्डर मींस एक सैंक्शन ऑर्डर आता है। जब सैंक्शन ऑर्डर आएगा, सैंक्शन ऑर्डर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट गो थ्रू द सैंक्शन ऑर्डर प्रॉपरली। सपोज वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भेज सकता है, कि मिनिस्ट्री भेज सकता है, कंसर्न मिनिस्ट्री भेज सकता है, ठीक है, कि सपोज आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो भेज सकते हैं, तो उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। वही फाइनेंशियल अप्रूवल है, उसमें क्या प्रिंसिपल्स है। तो फर्स्ट वन, फाइनेंशियल ऑर्डर को फॉलो करना है। इकोनॉमी, स्ट्रिक्ट इकोनॉमी मींस इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर, वेरी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ओके। उसमें जो डिमांड के हिसाब से, नेसेसरी के हिसाब से, नीड के हिसाब से खर्च होना चाहिए, ठीक है। जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो नेसेसरी, नीड के हिसाब से, वो नॉट बियॉन्ड ऑकेजनल डिमांड्स। नेक्स्ट है, जो फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करना है प्रॉपरली। और इसमें जो ऑफिस को एक्चुअली डिसिप्लिन इन बोथ देयर ऑफिस एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, ठीक है, इनको डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये चारों एक्चुअली करेक्ट है। ये हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी को डील करता है। एक ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर, जो सैंक्शन ऑर्डर आता है, उसको स्ट्रिक्टली उसका जो प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ठीक है। ये जो ऑर्डर आया है, सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूं। फाइनेंशियल ऑर्डर क्या है, एक आया कि पे रिवीजन एंड अलाउंसेस, रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस। तो सैंक्शन ऑर्डर आया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और उसके हिसाब से एक्चुअली जिनको पे रिवीजन का फैसिलिटी मिलना है उनको देना है। और इकोनॉमिकल होना चाहिए। जब भी आप खर्च करते हो तो आपको लिस्ट प्राइस में, आप देखो, लिस्ट प्राइस को देखो, क्वालिटी को देखना है, इसमें कोई ये नहीं है, मगर लिस्ट प्राइस जब आप खर्च कर रहे हो तो जैसे इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। और जो फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है, और ऑफिस को एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस को डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देख लीजिए, GFR 21 में बताया था स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। तो यहां पर वही ऑप्शन दे दिया, एवरी ऑफिसर मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इंश्योरिंग, एक है फाइनेंशियल ऑर्डर, एक स्ट्रिक्ट इकोनॉमी, कंप्लायंस विद ऑल फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन इन बोथ देयर ऑफिस एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। मैं वही क्लियरली मैं बताया। तो GFR 21 जो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी को एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आप देख लीजिए, कुछ की प्रिंसिपल्स है जो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी का, जो जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हो, जिस ऑफिसर के पास एक्चुअली पावर है, फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, वो जब पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगा, कुछ प्रिंसिपल्स को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। फर्स्ट वन, विजिलेंस इन एक्सपेंडिचर। आपको बहुत विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट क्या है, जैसे आपका ओन मनी को आप खर्च कर रहे हो, वैसे ही आप पब्लिक मनी को एक्सपेंस करना है। जैसे हमारा खुद का मनी है, हम जानते हैं कि उसको कैसे हम खर्च करेंगे, जो हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और ये वो हमारा एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकल होगा। वैसे ही आप गवर्नमेंट मनी को उसी तरीके का सोच से आप खर्च कीजिए। तो विजिलेंस इन एक्सपेंडिचर, ऑफिसर्स शुड एक्सरसाइज द सेम केयर व्हेन स्पेंडिंग पब्लिक मनी as they would with their own personal funds। जैसे आपका ओन पर्सनल फंड्स को आप देखते हो, जैसे बहुत केयरफुली आप खर्च करते हो, वैसे पब्लिक फंड को वैसे वेरी केयरफुली आप उसको खर्च करना है, ठीक है। तो ये देता है इकोनॉमी, इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड। ये क्या बता रहा है कि आपका जो डिमांड है, जो ओकेजनल डिमांड है, जो नेसेसरी है, जो नीड के हिसाब से आप खर्च कीजिए, उसका बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही क्लियरली मेंशन है कि जो सेकेंड पॉइंट में बताया, जो सेंटेंस आप देख लीजिए, रूल 21 स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, देखिए, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजनल डिमांड्स। जो ओकेजनल डिमांड के हिसाब से आप खर्च कीजिए,
उस जैसे जो ऑकेजनल डिमांड है उससे हम ज्यादा बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही है रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपेंडिचर। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या है, आप जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हो जिससे आपको ओन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ये सोच रहे हो कि ये मैं पब्लिक फंड को यूटिलाइज कर रहा हूं मेरा बेनिफिट के लिए, मेरा एडवांटेज के लिए, ये गलत है, ठीक है। ये फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में नहीं जाएगा। तो आपको उस हिसाब से जो भी आप पब्लिक फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हो उसमें एक कलेक्टिव मासेस को बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर आप ये सोच रहे हो कि जो पब्लिक फंड को यूटिलाइज करेंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा, कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट मिलेगा, कि पर्टिकुलर जो ऑफिसर है वो सोचेगा कि मुझे पर्टिकुलरली बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए। सो नो अथॉरिटी शुड यूज इट्स सैंक्शनिंग पावर टू अप्रूव एनी एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक है पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये पर्पज में क्या है ना, कोई स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप को, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप को बेनिफिट मिलेगा कब, जब लीगल क्लेम होगा, जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। जब लीगली एक्चुअली कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर करेगा कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट देगा और एक पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट देगा, मगर इसको कोर्ट ही डिक्लेयर करेगा, तो ये लीगल क्लेम हो गया। नेक्स्ट है कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी और कस्टमरी प्रैक्टिस है, जिससे क्या होगा ना, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट जाएगा और पर्टिकुलर मासेस को बेनिफिट जाएगा। क्लियर। तो ये पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये प्रिंसिपल्स को अच्छे से आप याद रखिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये जो जीएफआर जो जनरल फाइनेंशियल रूल 21 है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी को एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड टू ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल वेस्ट इन द। आप देख लीजिए जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल 23 देखिए, जो जीएफआर 23 ये डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स को एम्फसाइज कर रहा है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। यदि कोई सबऑर्डिनेट को एक्चुअली पावर नहीं मिला, जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर नहीं मिला, तो उस केस में वो किसके पास रहेगा, शैल वेस्ट इन द डैश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। यदि क्लियरली मेंशन है, आप देख लिए, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट have been delegated to various subordinate authorities, right? Delegation of financial power rules are amended from time to time. The financial powers of the government which have not been delegated to a subordinate authority shall vest in the dash, it is finance ministry. यदि कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर नहीं दिया गया, अल्टीमेटली वो किसके पास रहेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रहता है, ठीक है, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उनके पास एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जिनको जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगा ना, फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर देगा कि उन विदाउट देयर अप्रूवल एक्चुअली द एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इनकर्ड, ओके। तो जो जिस ऑफिसर के पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर रहेगा उसी के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है, कि वो कैसे इकोनॉमिकल वे में खर्च होगा, ठीक है, कैसे खर्च होगा, जो एक मासेस का कलेक्टिव मासेस को बेनिफिट मिलेगा, जो फाइनेंशियल ऑर्डर, जो सैंक्शन ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फाइनेंशियल प्रोसीजर से उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेगा। तो बेसिकली जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर रहेगा, जिस अथॉरिटी के पास, उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यदि फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर किसी को नहीं मिलता है तो वो किसके पास रहेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। आप जीएफआर 23 देखिए, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, ये रूल पोजीशन आप याद रखिए, रूल पोजीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप देख लीजिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, जीएफआर 23। डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम ए हायर बॉडी लाइक द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स लाइक हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज एटसेट्रा। तो डेलीगेशन मतलब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, तो डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम हायर बॉडी टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। जो फाइनेंशियल पावर आ जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को फाइनेंशियल पावर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। दीज ऑफिसर्स कैन सैंक्शन एक्सपेंडिचर, जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर रहेगा
वो सैंक्शन करेगा एक्सपेंडिचर, मेक परचेजेस, अप्रूव प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा विद इन द लिमिट्स सेट बाय द DFPR. भाई DFPR मीन्स डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल. ओके, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, DFPR. ठीक है. और इफ यहां पर देखिए लास्ट वन, इफ ए स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर हैज नॉट बीन डेलीगेटेड, किसको फाइनेंशियल पावर किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को नहीं दिया जाएगा, तो वो फाइनेंशियल पावर किसके पास रहेगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है. तो आज मैं दो रूल्स को मैं बताया, रूल 19 एंड रूल 21, और 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस किया और अच्छा पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया. सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस. ये सेकंड फंटाबुलस MCQ था GFR के ऊपर. आप वेट कीजिए थर्ड पार्ट को. आज इतना ही है. थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.